Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing units and measurement. And in this part 9 video lecture we are going to discuss about systematic error. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर के बारे में, स्पेशली टाइप्स ऑफ एरर भी देखेंगे हम कि बेसिकली कौन कौन से टाइप्स होते हैं एरर के, और फिर हम डिस्कस करेंगे डीपली अबाउट सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर बेसिकली एक एरर का टाइप है और इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं, इसके भी सब टाइप्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा इसे, बड़ा मज़ा आएगा आपको. डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट इन दिस लेक्चर. सो जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं, आपने देखा होगा आप मेज़रमेंट करते हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से. सपोज़ आपको लेंथ को मेज़र करना है, आप यूज़ करते हैं किसी मीटर स्केल का. अगर आपको बहुत छोटा सा मेज़रमेंट करना है तो ऑब्वियसली आप यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का या फिर स्क्रू गेज का. तो अक्सर मेज़रमेंट में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है. गलती किस तरह की कि हम एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर पाते. अब एक्यूरेट मेज़रमेंट करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है, बट ये जो अनसर्टेनिटी होती है, एक तरह की अनिश्चितता होती है हमारे मेज़रमेंट में कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से. सो जो भी डिफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू में और हमारी मेजर्ड वैल्यू में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है उसकी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, और हमने जो मेज़र किया है दैट इज़ मेजर्ड वैल्यू, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है बेसिकली एरर. इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एरर. सो एरर को हम सिंप्लीफाइड वे के अंदर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जितनी गलत मेज़र कर रहे हैं, जितनी गलत मेज़र कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ सपोज़ मेज़र करना है और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है सपोज़ वो है 5 मीटर और आपने मेज़र किया उसको सपोज़ 5.1 मीटर. So this 0.1 meter is basically the error. This 0.1 meter is basically the error क्योंकि आपने 0.1 मीटर उसको गलत मेज़र किया. So ये हो गया error. So we can say uncertainty in the result of measurement is called the error. So many times some physical quantity depends on some other measured physical quantities एंड थस एरर इज़ प्रोपोगेटेड इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन. यस, कई बार हम मेज़रमेंट करते हैं और हमें एक साथ कई सारे मेज़रमेंट करने होते हैं, तो कई बार मेज़रमेंट गलत होने की वजह से उसमें होने वाली जो एरर है वो आगे तक प्रोपोगेट होती रहती है. इट मीन्स कि हम एक मेज़रमेंट के बाद जब दूसरा मेज़रमेंट करते हैं, दूसरा मेज़रमेंट के बाद जब तीसरा मेज़रमेंट करते हैं, तो इस तरह से वो एरर जो है, एक मेज़रमेंट की जो एरर है वो दूसरे मेज़रमेंट में प्रोपोगेट होती है, दूसरे मेज़रमेंट की एरर तीसरे मेज़रमेंट में प्रोपोगेट होती है. इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. सपोज़ मेरे पास कोई 5 मीटर का एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका मेज़रमेंट करना है और मेरे पास मेज़र करने के लिए सिर्फ 1 मीटर का एक मीटर स्केल है. तो मैं क्या करूँगा, 1 बार 1 टाइम मैं इसे यूज़ करूँगा 1 मीटर स्केल को. देन मैं यहाँ से स्टार्ट करके फिर अगेन इसे मेज़र करूँगा. देन मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से फिर अगेन मेज़र करूँगा एंड देन आई विल मेज़र दिस पार्ट अगेन. सो यहाँ पर क्या होगा कि ईच टाइम वेन एवर आई एम यूजिंग दिस मीटर स्केल, तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, इन नोड्स पर क्या हो सकता है, गलती की गुंजाइश है. ये हो सकता है कि मेरा मीटर स्केल जो है वो मिसप्लेस हो जाए. सो इस मिसप्लेसिंग की वजह से क्या होगा, जो एरर होगी मेज़रमेंट में वो आगे प्रोपोगेट होती रहेगी. अगर यहाँ पर गलत मेज़रमेंट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ का मेज़रमेंट भी गलत हो जाएगा. यहाँ पे अगर मेज़रमेंट गलत हुआ है तो इसका आगे वाला मेज़रमेंट भी गलत हो गया. इसी तरह से ये जो मेज़रमेंट में आने वाली एरर्स हैं वो क्या होती है, अक्सर प्रोपोगेट होती है और फिर फाइनली हमें जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होता है उसमें अपीयर होती है. जैसे मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ जैसा मैंने अभी बताया इसे मेज़र करने के लिए, तो मे भी पॉसिबल कि मैं इस 5 मीटर को 5.3 मीटर तक काउंट कर सकता हूँ. सो ये मेज़रमेंट में आने वाली जो एरर है 0.3 मीटर की, ये बेसिकली कैसी है, इस तरह की प्रोपोगेटेड एरर है जो कंटिन्यूसली मेज़रमेंट से मुझे मिली है. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली एरर क्या है. तो एरर को हम सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू
डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगी, एरर होगी। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में कि बेसिकली कितने तरह की एरर्स पॉसिबल है मेजरमेंट में। सो वी कैन क्लासीफाई द एरर्स एज सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड लीस्ट काउंट एरर। एरर्स बेसिकली तीन तरह की हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, या फिर वो रैंडम एरर हो सकती है, या फिर लीस्ट काउंट एरर हो सकती है। इसमें से जो सिस्टमेटिक एरर है, इस सिस्टमेटिक एरर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, द सेकेंड वन इज अ इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड द थर्ड वन इज अ पर्सनल एरर्स। तो ये बेसिकली टाइप्स हैं एरर्स के, या मैं ऐसा कहूँ कि ये कैटेगरीज हैं एरर्स की जो पॉसिबल हो सकती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टमेटिक एरर्स को और इसके कुछ जो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड पर्सनल एरर्स को। इसके अलावा रैंडम एरर्स और लीस्ट काउंट एरर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक एरर से। नाम से ही क्लियर हो रहा है सिस्टमेटिक, बड़ी सिस्टमेटिक एरर होती है ये जो एरर्स होती है बड़ी सिस्टमेटिक होती है। किस तरह से सिस्टमेटिक? इट मीन्स इस तरह से सिस्टमेटिक, इस मीन्स इसे आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसे आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, इसे आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब ये बड़ी सिस्टमेटिक एरर होती है। इसके बारे में आपको पता होता है पहले से कि भाई ये एरर जो है वो आने वाली है या फिर ये वाली एरर आने की गुंजाइश हो सकती है, इसीलिए आप उस एरर के प्रिवेंशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिकली सिस्टमेटिक एरर्स किन किन तरह की होती है। So systematic errors always tend to deviate the result in one particular direction, either positive or negative. In other words, measured result will be greater than or less than the actual value. Clear? अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक मीटर स्केल के लिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है, अभी हमने कंसिडर किया था और फिर हमने सपोज उसको मेजर किया मीटर स्केल से और वो हमें मिला 5.3 मीटर। तो ये जो मेज़रमेंट है हमारा, वो मिला हमें 0.3 मीटर ज़्यादा। तो ये 0.3 मीटर क्या हो गई, एरर हो गई। और ये एरर बेसिकली किस तरह की एरर है, सिस्टमेटिक एरर। इसको आसानी से आप रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पहले से एक्चुअल वैल्यू पता है इसकी, सपोज 5 मीटर है। सो आप आसानी से इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। एक और केस हो सकता है यहाँ पर जिसे कैटेगराइज किया है इंस्ट्रूमेंटल एरर से। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बड़ी सिंपल सी एरर्स होती हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, फॉल्टी डिज़ाइन है, कैलिब्रेशन एरर अगर उसमें किसी तरह की है, या फिर कोई ज़ीरो एरर है इन द इंस्ट्रूमेंट, तो सो दिस कैन बी द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। फॉल्टी डिज़ाइन, कैलिब्रेशन एरर एंड ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कैन बी सोर्स ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट हमने लिया, परचेज़ किया, वो सपोज वर्नियर कैलिपर्स है या फिर स्क्रू गेज है या फिर कोई मीटर स्केल है या फिर कोई स्टॉप वॉच है या फिर कोई बैलेंस है। सपोज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपने लिए और इसमें कोई डिज़ाइन में उसके फॉल्ट है, इट मीन्स कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इस तरह से हो सकता है कि उसमें पहले से ही प्रॉपर उसका अलाइनमेंट ना हो, उसमें मार्किंग प्रॉपर वे में ना हो, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो, मतलब प्रॉपर नहीं हो, जैसा उसे होना चाहिए एक्चुअल में वैसा ना होकर कुछ अलग हो। ठीक है, उसमें किसी ना किसी तरह का फॉल्ट हो, तो वो हो गया उसका फॉल्टी डिज़ाइन। जब हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर लाए, सो उस इंस्ट्रूमेंट को किसी हाई एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैच किया जाता है उसकी रीडिंग को। सो ये जो रीडिंग की मैचिंग होती है, इसमें अगर किसी तरह का कोई एरर आ जाए या इसमें कोई गलती हो जाए तो वो भी बेसिकली कहलाती है कैलिब्रेशन एरर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक वोल्ट मीटर लेकर आए। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है। अब आपको ये देखना है कि भाई ये वोल्ट मीटर प्रॉपर रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर 5 वोल्ट, सपोज़ कोई 5 वोल्ट की कोई बैटरी है, उस 5 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस क्या किया, किसी 2 वोल्ट मीटर लगा दिया आपने। सपोज़ एक तो बड़ा हाई एक्यूरेसी वोल्ट वाला वोल्ट मीटर इस तरह से, और दूसरा जो है वो आपका लो एक्यूरेसी वाला जो आप परचेज़ करके लाए हैं। सपोज़ आपके पास जो 5 वोल्ट की बैटरी है उसके अक्रॉस आपने 2 वोल्ट मीटर इस तरह से लगा दिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस
ये कैसा है, हाई एक्यूरेसी का है, ये हाई एक्यूरेसी का है, और ये इस आपका लो एक्यूरेसी का है जो आप परचेज़ करके लाएँ। सो क्या होता है कि नॉर्मली हम जब देखते हैं कि इस 5 वोल्ट को जब ये वाला हाई एक्यूरेसी वाला वोल्ट मीटर 5 वोल्ट दिखाने लग जाए तो हमें क्या करना होता है, इसकी रीडिंग के साथ में इस लो एक्यूरेसी वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग को मैच करना होता है। तब हमें इसको मैनुअली इसको 5 वोल्ट पे सेट करना होता है। सो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इसकी रीडिंग को और इसकी रीडिंग को आपस में मैच कर रहे हैं। इस वाले लो एक्यूरेसी वाले वोल्ट मीटर को और हाई एक्यूरेसी वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को आपस में मैच कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। सो ये कैलिब्रेशन करने में भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई एरर आ सकती है। सो इस एरर को हम कहते हैं कैलिब्रेशन एरर। तो ये कैलिब्रेशन एरर बेसिकली काउंट होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, जो कि एक सिस्टमेटिक एरर। इसके अलावा ज़ीरो एरर्स हो सकती है। ज़ीरो एरर्स नॉर्मली होती है स्क्रू गेज में और वर्नियर कैलिपर्स में। जब हम वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आपस में ज़ीरो को सेट नहीं कर पाते, या फिर हम स्क्रू गेज के केस में बात करें, उसका जो सर्कुलर स्केल है और मेन स्केल है उसमें ज़ीरो आपस में मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका ज़ीरो एरर। सो ये इस तरह की एरर्स हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में। इसके अलावा सिंपलेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज़ 1 मीटर स्केल whose ends are worn off, it will always read less than the actual value। आपके पास सपोज़ कोई ऐसा मीटर स्केल है जिसके जो एंड्स हैं या तो इस तरह से टूट फूट गए हैं या फिर मिट गए हैं या फिर घिस गए हैं, ठीक है, मतलब ख़राब से हो गए हैं, आप प्रॉपरली उस पर रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की मदद लेंगे, इस तरह के मीटर स्केल की मदद लेंगे किसी तरह का मेज़रमेंट करने में, तो डेफिनेटली जो आपका मेज़रमेंट का रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। डेफिनेटली उसमें जो एरर आएगी वो कहलाएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर या फिर सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि इस तरह की एरर को आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की अगर। सो ज़ीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो मार्क ऑन द मेन स्केल एंड दिस इनिशियल शिफ्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द रीडिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वर्नियर स्केल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर है, इसका जो लोअर वाला पार्ट है ये कहलाता है इसका वर्नियर स्केल, और जो बीच वाला सेंटर पार्ट कहलाता है मेन स्केल। तो जब हमें मेज़रमेंट की शुरुआत करनी होती है तब हम सबसे पहले इसको ये चेक करते हैं कि इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर चेक करने के लिए वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो आपस में कोइंसाइड होना चाहिए। अगर ये आपस में कोइंसाइड नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पर ज़ीरो एरर है। इसी तरह से जब हम स्क्रू गेज की बात करते हैं तो स्क्रू गेज के केस में भी मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं है जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एरर हो सकती है जिसे हम ज़ीरो एरर कहते हैं। और ज़ीरो एरर को भी नॉर्मली पॉजिटिव एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर में डिफ़ाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। So zero error can appear in the screw gauge which can be either positive or negative, and hence in other words it may increase or decrease in the final result। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा अगर आपने इस तरह के वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का यूज़ किया हुआ है किसी तरह के मेज़रमेंट में और उसमें इस तरह का कोई ज़ीरो एरर अगर अपीयर होता है तो डेफिनेटली आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें भी क्या होगी, एरर होगी। तब आपको क्या करना होगा, उस फाइनल रिज़ल्ट में से इस तरह की ज़ीरो एरर को माइनस करना होगा या प्लस करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। सो द सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ज़ीरो करेक्शन एंड इम्प्रूविंग द इंस्ट्रूमेंट। सो ज़ीरो करेक्शन क्या कहलाता है, ज़ीरो करेक्शन बेसिकली आप फाइनल रिजल्ट में जब ज़ीरो एरर की जो वैल्यू है उसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड द ज़ीरो करेक्शन। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर में अगर आपकी कोई ज़ीरो एरर है तो डेफिनेटली उस ज़ीरो एरर को आप ज़ीरो करेक्शन से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं किसी मेज़रमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपकी कैसी है, इम्परफेक्ट है। आप उसमें स्किल्ड नहीं है उसको परफॉर्म करने में। सपोज़ आप किसी तरह का कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं, आप किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं और आप उसकी रीडिंग्स को सेट करने में, उसको कैलिब्रेट करने में या किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आप उसको सेट करने में स्किल्ड नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें
गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, एंड दीज फैक्टर्स में अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिकली। ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, इनसे भी कभी कभी अफेक्ट होते हैं। सो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होना भी बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। क्योंकि आप यहाँ पर अगर इस तरह के का जो एक्सटर्नल पैरामीटर हैं वो अगर आपके मेज़रमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पहले से पता होना चाहिए था कि इस तरह के फैक्टर जो हैं आपके मेज़रमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए पहले से प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो डेफिनेटली ये काउंट हो रहा है आपकी इम्परफेक्शन स्किल्स में या आपकी नॉन स्किल्स में किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। सो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इसका। इफ़ वी वांट टू मेज़र द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग द सम स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, सपोज आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहते हैं, साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग द सम स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, देन वी शुड नो दैट द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उससे साउंड की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये देखिए, अब यहाँ पर जो एक्चुअल स्पीड है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी मौजूद है तो। सो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज़ आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज़ आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्टेज या करंट का, और जो एक्सटर्नल लाइन है उसमें फ्लक्चुएशन आता है किसी तरह का, तब भी आप क्या कर पाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक केस हो गया। इसके अलावा अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सपोज़ कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो अगर आपने हायर टेम्परेचर पर हायर मतलब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उस केस में भी आपका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाएगा, और ये काउंट होगा इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में, और डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी नॉन स्किल्स की वजह से या लेस स्किल्स की वजह से, या फिर आपको किसी तरह की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, तो डेफिनेटली इस तरह की जो एरर्स आएगी मेजरमेंट में वो कहलाएगी इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के केस में। और डेफिनेटली ये भी क्या है, एक तरह की सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि आप इसको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल एरर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्सनल एरर्स, ऐसी एरर्स जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या इन केयरलेस टेंडेंसी की वजह से अपीयर होती है। सपोज़ कोई पर्सन है, वो अपना मेज़रमेंट करना चाहता है, लेकिन मेज़रमेंट करने के लिए वो इतना सिंसियर नहीं है चीज़ों को लेकर, उसे आता है, वो स्किल्ड भी है, लेकिन सिंसियरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो उसको मेज़रमेंट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर जानबूझकर या फिर किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उस मेज़रमेंट में जो आने वाली एरर होगी वो क्या कहलाएगी, पर्सनल एरर। सो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एरर एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये सीधे सीधे डिपेंड करती है उस पर्सन पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। सो पर्सन मे बी केयरलेस अबाउट द फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। सो पर्सन मे नॉट ऑब्जर्व प्रॉपर प्रिकॉशंस वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो या तो पर्सन प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से वो उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और फाइनली रीडिंग्स को प्रॉपर वे में नहीं ले पा रहा है। If the apparatus is not properly set for the experiment, then it may become a source of error in the experiment। ठीक है, ये भी एक तरह का केयरलेस थिंग हो सकता है किसी पर्सन के लिए कि उसने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के पहले सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर वैल्यू पर सेट ना किया हो, उनको प्रॉपर मोड में यूज़ ना कर रहा हो।
तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनल लेवल की हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। सो इसलिए इस तरह की जो एरर्स होती हैं, इस तरह के मेज़रमेंट में जो एरर्स आ रही होती है दैट आर काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरर्स। और डेफिनेटली इस तरह की एरर्स भी कैसी होती है, सिस्टमेटिक एरर्स होती है, क्योंकि इनको आसानी से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, सो एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल एरर्स: while reading the position of needle on the scale of some meter, ठीक है, सपोज आपके पास कोई मीटर है, वो मीटर सपोज कोई वोल्ट मीटर हो सकता है, कोई एम्पियर मीटर हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के मीटर्स, वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर। सो पर्सन माइट लुक एट द लिटिल फार फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड एंड देन देयर आर द चांसेस फॉर द एरर इन द असेसमेंट ड्यू टू द पैरेलैक्स, ठीक है। कई बार सपोज आप कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं और वो मेज़रमेंट सपोज़ आप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मीटर से। ये सपोज़ कोई मीटर है, इस मीटर में आपको जो मेज़रमेंट करना होता है बाय वाचिंग द पोजीशन ऑफ दिस निडल। सो कई बार हम जब इस निडल की पोजीशन को देखते हैं इस दिस पर्टिकुलर स्केल के रिस्पेक्ट में, इस स्केल के रिस्पेक्ट में, तो कई बार हम देखने में थोड़ी मिस्टेक करते हैं। एक्चुअल में जो सही प्रोसीजर वो ये होती है कि आपको बिल्कुल कोइंसाइड होना है इस पर्टिकुलर निडल के और देन आपको वॉच करना है उसकी रीडिंग को। लेकिन कई बार जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो कोइंसाइड ना होकर कभी लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से इसे वॉच करता है, जिसकी वजह से जो इसमें एरर आने की गुंजाइश होती है ड्यू टू द पैरेलैक्स, जो पैरेलैक्स की वजह से जो एरर आने की जो गुंजाइश होती है वो कहलाती है बेसिकली पर्सनल एरर में। क्योंकि ये पर्सन की पर्सनल इम्परफेक्शंस की वजह से या केयरलेस थिंग्स की वजह से आई है, ठीक है, इसलिए इसे कैटेगरी में रखा जाता है पर्सनल एरर्स के। सो सिमिलरली इफ़ वी वांट टू मेजर द टाइम पीरियड फॉर 40 ऑस्किलेशंस यूजिंग द सम स्टॉप वॉच, then there are chances to make the slight errors in the timing to start and stop the stopwatch, ठीक है। सपोज आप किसी पेंडुलम के ऑस्किलेशंस को मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने को सपोज 40 ऑस्किलेशंस का टाइम कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली आप नॉर्मली जैसे ही ऑस्किलेशन स्टार्ट होते हैं, ऑस्किलेशन स्टार्ट होने जैसे ही होते हैं वैसे ही आपको क्या करना होता है, स्टॉप वॉच को ऑन करना होता है। अब स्टॉप वॉच को ऑन आपको जैसे ही आपको करना होता है और आपको 40 ऑस्किलेशंस काउंट करने होते हैं, और जैसे ही 40 ऑस्किलेशंस होते हैं आपको स्टॉप वॉच को ऑफ भी करना होता है। तो कई बार स्टॉप वॉच को ऑन और ऑफ जितना टाइम पर हमें करना है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर, सिचुएशन पर करना है, उसमें थोड़ा सा कुछ चांसेस हो जाते हैं एरर के, हम प्रॉपर टाइम पर उसको ऑन ऑफ नहीं कर पाते। सो इस तरह से भी जो एरर्स आ रही है वो डेफिनेटली हमारे पर्सनल थिंग्स की वजह से है या पर्सनल इनएक्यूरेसी की वजह से, पर्सनल इनपरफेक्शंस की वजह से है। तो डेफिनेटली ये वाली जो एरर्स होगी वो भी क्या कहलाएगी, पर्सनल एरर्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको। सपोज़ किसी पर्टिकुलर बीकर के अंदर आपको कोई वाटर लेवल को मेज़र करना है, और वाटर लेवल को मेज़र करने का सही तरीका होता है कि आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर लेवल के लाइन ऑफ साइट में आकर इसको मेज़र करें। पर कई बार हम इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू कैलकुलेट एंड दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग वे टू मेज़र। सही से सही तरीका क्या है, आप इस तरह से लाइन ऑफ साइट में आकर उसे मेज़र करें ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग यहाँ से मिल सके। सो यहाँ पर इस तरह से रॉन्ग पोजीशन पर आकर वॉच करना या ऑब्जर्व करना भी बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल एरर्स के। सो सिस्टमेटिक एरर के अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, हमने सिस्टमेटिक एरर 3 तरह की देखी। द फर्स्ट वन इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड द सेकंड वन इज़ अ इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, और थर्ड वन हमने देखी पर्सनल एरर। सो इन तरह की जो एरर्स हैं उसमें अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सो सिस्टमेटिक एरर इज़ अ काइंड ऑफ एरर whose source and outcome in the result are predictable, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर इस तरह की एरर होती है जिसका जो रिज़ल्ट है वो हमें आउटकम में अपीयर हो जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट में हमें अपीयर हो जाता है। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू मिनिमाइज द सिस्टमेटिक एरर्स इन द मेजरमेंट, ठीक है। तो इसलिए सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज़ करना भी हमारे लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह की एरर्स इसमें अगर आई है या इस तरह की एरर्स अगर आ सकती है तो हमें किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। सो सिलेक्शन ऑफ द बेटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द सिस्टमेटिक एरर।
ठीक है। सबसे पहला स्टेप सिस्टमेटिक एरर को रिजॉल्व करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करें और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करें जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना होते हों। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द सिस्टमेटिक एरर इज़ सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। और बेसिकली जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रॉपर सेट होंगे और हमें प्रॉपर रिजल्ट देंगे। सो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से समझा भी होगा। सो इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिएगा, श्योरली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू। और इसके अलावा भी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेज़ आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ उस फेज़ आइकॉन पे क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। थैंक्स अगेन।